हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के जो नॉन टीचिंग स्टाफ में एमटीएस का एग्ज़ाम हुआ था उसके क्वेश्चन पेपर को हम एनालिसिस कर रहे हैं। जिस किसी भी कैंडिडेट का एमटीएस का एग्ज़ाम हुआ है वो ऑलरेडी हमारी 2 वीडियोस देख चुके होंगे। अगर आपने हमारी प्रीवियस 2 वीडियोस अगर नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे दिया है, वहाँ से आप जाकर के वो वीडियोस देख लीजिए। क्वेश्चन पेपर की आंसर की के साथ साथ हम एक्स्ट्रा फैक्ट्स कवर करा रहे हैं। अगर हम 10 क्वेश्चंस कवर करा रहे हैं तो उसके साथ कम से कम हम 200 से 300 क्वेश्चंस हम कवर करा रहे हैं, जो कि आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। आप देख सकते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट्स के हमने ऑलरेडी यहाँ पर ये क्वेश्चन कवर करा चुके हैं। ये वीडियोज में मैंने ऑलरेडी कवर करा चुका हूँ, पिछली 2 वीडियोज में कवर हो चुका है। 20 क्वेश्चन हम कवर करा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। 21 क्या कह रहा है, जूम कर लेते हैं थोड़ा सा। लौह युग का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इस समय औजारों और हथियारों में लोहे के मुख्य रूप से ब्लैंक आगे यहां पर का स्थान ले लिया, जिसकी शुरुआत मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्व यूरोप से हुई। तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या था, देखिए क्वेश्चन पेपर में भी 21 क्वेश्चन है, हम यहीं से पढ़ लेते हैं। तो कांस्य इसका राइट आंसर था। आगे देख लेते हैं लौह युग। सबसे पहले लौह युग की बात करेंगे, यहां पर आयरन युग की बात करते हैं। तो आयरन युग क्या था, मतलब आयरन एज क्या था यहां पर। तो आयरन एज मानव इतिहास का वह काल था जब लोगों ने लोहे का बड़े पैमाने पर उपयोग करना शुरू किया। इस समय औजार लोहे से बनने लगे, हथियार लोहे के बनने लगे, खेती और युद्ध में नए बदलाव आए। इसी कारण इस युग को लौह युग के नाम से जाना जाता है। इस समय लोहे का उपयोग अत्यधिक होने लगा, तो इसीलिए इस युग को लोहे का युग कहा जाने लगा, मतलब लोह युग के नाम से जाना जाने लगा। तो मतलब कांस्य का स्थान क्यों लिया लोहे ने, तो इससे पहले ब्रॉन्ज एज, इससे पहले कौन सा एज था, ब्रॉन्ज एज था, मतलब कांस्य युग था। कांस्य युग को रिप्लेस करके कांस्य युग की जगह लोह युग आया था, तो जिसमें औजार और हथियार ब्रॉन्ज यानी ये कांस्य के बनाए जाते थे। कांस्य क्या होता था, तांबा प्लस टिन, इन दोनों का मिक्सचर को हम बोलते थे कांस्य, ब्रॉन्ज इंग्लिश में बोलेंगे हम। बाद में लोहे ने कांस्य का स्थान लिया क्योंकि लोहे के फायदे अधिक मजबूत, लोहा क्या था, अधिक मजबूत था, ज्यादा टिकाऊ था, सस्ता पड़ जाता था, कांस्य के मुकाबले सस्ता था, आसानी से उपलब्ध हो जाता था, बड़े पैमाने पर उपयोग था इसका। इसलिए धीरे धीरे लोहे ने कांस्य की जगह ले ली। तो लोह युग कब से शुरू हुआ, कई क्षेत्रों में लोह युग की शुरुआत 1200 ईसा पूर्व में मानी जाती है। हालांकि अलग अलग क्षेत्रों में इसकी शुरुआत अलग समय पर हुई। शुरुआत कहां से हुई लोह युग की, तो लौह तकनीक का प्रारंभ मुख्य रूप से मिडल ईस्ट मध्य पूर्व से हुई, दक्षिण पूर्व यूरोप से माना जाता है। बाद में यह तकनीक एशिया, यूरोप और अन्य क्षेत्रों में फैल गई। ये जो टेक्निक थी बाद में यूरोप में भी, एशिया में भी और अन्य देशों में भी फैल गई, और लोग लोहे का भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया लोगों ने, आज भी करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, खेती में क्या बदलाव आया लोह युग में। जब लोहा आया, लोहे का सबसे ज्यादा लोग यूज करने लगे, तो खेती में इसका क्या बदलाव आया ऐसा। तो लोहे के औजार ने खेती को बहुत आसान बना दिया। तो लोहे के हल बनाए गए, लोहे से कुल्हाड़ियां बनाई गई, लोहे का फावड़ा बनाया गया, दराती लोहे की बनाई गई, आज भी दराती, फावड़ा और लोहे के हल मौजूद हैं। इनसे क्या काम किए गए, तो क्या क्या काम किए गए, जल्दी जमीन जोती जाने लगी। आज भी लोहे के जो फावड़े होते हैं, लोहे के हल होते हैं, तो उससे क्या खुदाई आसानी से हो जाती है और जल्दी हो जाती है। जंगल साफ हुए, उत्पादन बढ़ा। युद्ध में क्या बदलाव आया, लोहे के हथियार कांस्य से अधिक मजबूत थे। जैसे कि तलवार, लोहे की जो तलवार थी वो कांस्य से अधिक मजबूत थी और टिकाऊ थी। भाला लोहे का बनने लगा, ढाल जो है वो लोहे की बनाई जाने लगी। तीर के जो नुकीले भाग होते हैं, नुकीला भाग होता है, वो किससे बनाए जाने लगे, लोहे के बनाए जाने लगे।
इससे सेना अधिक शक्तिशाली हो गई। भारत में लौह युग, भारत में भी लौह युग का विकास हुआ। इससे कृषि बढ़ी, नए नगर बसाए गए या नए नगर बसे, महाजनपदों का उदय हुआ, राजनीतिक शक्तियां बढ़ी। कांस्य युग और लौह युग में क्या अंतर है? तो आधार, कांस्य युग और लौह युग। आधार धातु क्या है? कांस्य, लोहा। मतलब कि कांस्य युग में कांस्य का उपयोग हुआ, लौह युग में लोहे का अत्यधिक उपयोग हुआ। तो मजबूती क्या थी? कांस्य में मजबूती थोड़ी कम थी और लोहे में अधिक मजबूती थी। आज भी लोहे में बहुत मजबूती होती है। तो लागत क्या थी? कांस्य महंगा पड़ता था और लोहा सस्ता पड़ता है। आज भी लोहा सस्ता पड़ता है। तो उपयोग इसका सीमित था, कांस्य का उपयोग सीमित था, ज्यादा नहीं उपयोग होता था। लोहे का युग व्यापक होता है, मतलब बड़े तौर पर लोहे का उपयोग किया जाता है। आज भी लोहे का उपयोग बड़े तौर पर किया जाता है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट पहलू को हमें याद रखना है? तो लौह युग से पहले कौन सा युग था? सबसे पहले ये हमें पता होना चाहिए। तो लौह युग से पहले कांस्य युग था। तो लोहे ने किसे बदला? तो लोहे से पहले क्या था? कांस्य था। तो कांस्य को रिप्लेस करके लोहा आया। तो शुरुआत लगभग कब से हुई? तो 1200 BCE से हुई। लगभग खेती, जो इसका मतलब लाभ हुआ, लाभ क्या हुआ? खेती और युद्ध में इसका विकास हुआ। लौह युग कांस्य युग के बाद शुरू हुआ। लौह युग की शुरुआत कब से हुई? कांस्य युग के बाद लौह युग आया। लोहे के औजार और हथियार कांस्य से अधिक मजबूत और सस्ते थे। कई क्षेत्रों में इसकी शुरुआत लगभग 1200 ईसा पूर्व मानी जाती है। लौह तकनीक ने खेती और युद्ध दोनों में विकास किया। तो लौह युग के द्वारा क्या हुआ? लौह युग के आने के बाद खेती का विकास हुआ और युद्ध में भी उन्नति हुई। युद्ध के जो हथियार थे लोहे के बनाए जाने लगे। तो लोहे के हथियार मजबूत और टिकाऊ भी थे। आगे बढ़ते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 22, स्वच्छ भारत मिशन इज एसोसिएटेड विद विच पब्लिक फिगर? स्वच्छ भारत मिशन किस सार्वजनिक व्यक्तित्व से जुड़ा है? क्वेश्चन पेपर में मैं आपको दिखा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? सेम क्वेश्चन है। स्वच्छ भारत मिशन किस सार्वजनिक व्यक्तित्व से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन यहां पर दिए गए हैं। महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री। आइए अपनी पीडीएफ की ओर बढ़ते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्वच्छ भारत मिशन महात्मा गांधी जी के जो सार्वजनिक व्यक्तित्व से जुड़ा है ये। आगे बढ़ते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट की तरफ। इसके एक्स्ट्रा फैक्ट्स क्या कह रहे हैं? स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया। यह महात्मा गांधी जी की जयंती पर शुरू किया गया। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी की जयंती भी है, मनाई जाती है। इसका उद्देश्य स्वच्छता, शौचालय निर्माण और कचरा प्रबंधन है। इसका लक्ष्य भारत को खुले में शौच से मुक्त बनाना है। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस हर वर्ष 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। 2 अक्टूबर का क्या क्या मनाया जाता है? महात्मा गांधी जी की जयंती 2 अक्टूबर को मनाई जाती है। और क्या मनाया जाता है इस क्वेश्चन में? देखिए, स्वच्छ भारत मिशन हो जाएगा 2 अक्टूबर को। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस भी 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। यह दिन महात्मा गांधी जी के जन्मदिन पर मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 15 जून 2007 को इसे घोषित किया। गांधी जी सत्य और अहिंसा के सबसे बड़े प्रतीक माने जाते हैं। तो प्रारंभिक जीवन की अगर बात करें महात्मा गांधी जी की, तो महात्मा गांधी जी का पूरा नाम और जन्म कब हुआ? तो महात्मा गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में पोरबंदर गुजरात में महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। तो महात्मा गांधी जी के माता पिता का क्या नाम था? तो पिता का नाम करमचंद गांधी, माता का नाम पुतलीबाई। गांधी जी कानून लॉ की पढ़ाई करने के लिए लंदन कब गए थे? तो ये 1888 ईस्वी में महात्मा गांधी जी लॉ कानून की पढ़ाई करने के लिए लंदन गए थे। तो गांधी जी की पत्नी का नाम क्या था और उनका विवाह किस आयु में हुआ था? तो कस्तूरबा गांधी महात्मा गांधी जी के
की पत्नी का नाम था, और 13 वर्ष की आयु में 1883 ईस्वी में इनका विवाह हुआ था महात्मा गांधी जी का कस्तूरबा गांधी जी के साथ। तो दक्षिण अफ्रीका प्रवास, साउथ अफ्रीका 1893 से 1915। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका किस काम से गए थे? तो दादा अब्दुल्ला नामक व्यापारी का कानूनी केस लड़ने के लिए महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे। तो किस रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को ट्रेन से नीचे फेंक दिया गया था? ये सबसे लोकप्रिय क्वेश्चन है जो पूछा जाता है। तो पीटर मरिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी जी को फर्स्ट क्लास का टिकट होने के बावजूद भी उन्हें ट्रेन से धक्के दे करके बाहर फेंक दिया गया था। तो ये इसका राइट आंसर होगा। एग्जाम के अंदर ये कई बार सीधा सीधा पूछा गया है। तो गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में किस अखबार की शुरुआत की थी? तो इंडियन ओपिनियन नाम की एक पत्रिका थी जिसका प्रकाशन महात्मा गांधी जी के द्वारा दक्षिण अफ्रीका में किया गया 1903 ईस्वी में। यहाँ 3 क्वेश्चन बनते हैं। महात्मा गांधी जी की जो पत्रिका थी वो का क्या नाम है? तो इंडियन ओपिनियन है। किस सन में प्रकाशित किया था? 1903 में प्रकाशित किया था। कहां पे प्रकाशित किया था? दक्षिण अफ्रीका में इस अखबार का प्रकाशन किया गया था। शुरुआत हम बोल देंगे किया गया था। कई क्वेश्चन बनने हैं, यहां से कुछ भी घुमा के पूछ सकता है एग्जामिनर। तो दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी द्वारा स्थापित फार्म के नाम क्या थे? तो फिनिक्स सेटलमेंट 1904 और टॉलस्टॉय फार्म 1910 मतलब 1910 ईस्वी में टॉलस्टॉय फार्म का क्या किया गया? स्थापना की गई। तो भारत आगमन प्रारंभिक आंदोलन, तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? कई बार एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो 9 जनवरी 1915 ईस्वी में इसी दिन प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है एग्जामिनर? प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? एक क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है कि महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से किस सन में या किस ईयर में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे? तो 1915 में लौटे थे। डेट भी एग्जैक्ट पूछ सकता है। तो 9 जनवरी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी जी भारत लौटे थे। कैसे भी क्वेश्चन पूछ ले घुमा के, तो आपको अपने तरीके से इस क्वेश्चन को प्रिपेयर करना है। आगे बढ़ते हैं। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? यह क्वेश्चन पूछा गया था एमटीएस के एग्जाम में या एलडीसी एग्जाम में पूछा गया था। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया था। तो राजनीतिक गुरु महात्मा गांधी जी के कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। तो भारत में गांधी जी का पहला सत्याग्रह कौन सा था? तो पहला सत्याग्रह था चंपारण सत्याग्रह 1917 में महात्मा गांधी जी ने नील की खेती के विरुद्ध ये सत्याग्रह किया था। अब आते हैं अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन, जो कि महात्मा गांधी जी का ये दूसरा सत्याग्रह था 1918 में। का मुख्य कारण क्या था? अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन मतलब मजदूरों के लिए एक आंदोलन था। मुख्य कारण जो था मजदूरों के लिए एक आंदोलन चलाया था महात्मा गांधी जी के द्वारा 1918 में। तो कारण क्या था? फ्लैग बोनस को लेकर यह एक विवाद था। इसी आंदोलन में गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल की थी। तो भूख हड़ताल कौन से आंदोलन में की थी? अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन में महात्मा गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल की थी। तो प्रमुख स्वतंत्रता आंदोलन मेजर मूवमेंट के बारे में अगर बात करेंगे तो असहयोग आंदोलन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कब शुरू और कब समाप्त हुआ? चलिए इसको देख लेते हैं। तो ये कब हुआ था? एक अगस्त 1920 को शुरू हुआ था। चोरा चोरी कांड जो हुआ था तो 5 फरवरी 1922 के कारण इसको वापस ले लिया गया था। तो चोरा चोरी कांड में थाने के अंदर लगभग 23 पुलिस कर्मियों को जनता के द्वारा एक रूम के अंदर बंद करके जलाकर मार दिया गया था। तो महात्मा गांधी जी ने इस कांड की वजह से चोरा चोरी जो कांड हुआ था तो महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था 5 फरवरी 1922 में महात्मा गांधी जी ने। तो गांधी जी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो बेलगाम अधिवेशन 1924 की महात्मा गांधी जी के द्वारा अध्यक्षता की गई थी। दांडी मार्च या नमक सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? तो 12 मार्च 1930 को साबरमती से यह शुरू हुआ था
शुरू होकर 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचे। वहां पर उन्होंने नमक कानून तोड़ा। पहुंच तो गई वो शाम को थे 5 तारीख को, लेकिन नमक कानून जो तोड़ा गया वो 6 अप्रैल 1930 को तोड़ा गया और इसी को ही आधिकारिक रूप से जो नमक कानून तोड़ने का सत्याग्रह माना जाता है वही माना जाता है। मतलब दांडी मार्च जो पहुंचे थे 12 मार्च से उन्होंने शुरू किया था और 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंच गए थे। तो ये एग्जैक्ट आपको याद रखनी है। करो या मरो, डू और डाई का नारा गांधी जी ने किस आंदोलन में दिया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन, क्वाइट इंडिया मूवमेंट, 8 अगस्त 1942 में महात्मा गांधी जी ने यह नारा दिया था। कई बार सन भी पूछते हैं और कई बार डेट भी पूछ लेते हैं, तो आपको दोनों याद रखनी है। 8 अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी जी ने किया था। तो उपाधियां और महत्वपूर्ण कथन, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी गई थी। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी की एक बहुत ही फेमस बुक है, वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बताएं। मैं इसका थोड़ा पहला आपको अक्षर बता देता हूं, जी से शुरू होता है, तो उससे आप समझ सकते हैं कि कौन सी फेमस बुक है जो सबसे ज्यादा एग्जाम के अंदर पूछी जाती है। रविंद्रनाथ टैगोर की कह रहा हूं मैं। गांधी जी को राष्ट्रपिता, फादर ऑफ द नेशन सबसे पहले किसने कहा? तो सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता, फादर ऑफ नेशन की उपाधि दी। मतलब फादर ऑफ नेशन, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को सुभाष चंद्र बोस जी ने सर्वप्रथम कहा था। तो गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? तो विंस्टन चर्चिल के द्वारा महात्मा गांधी जी को अर्धनग्न फकीर के नाम से पुकारा गया था। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बुक माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, इसके लेखक कौन है? महात्मा गांधी जी। मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई है? तो ये गुजराती भाषा में लिखी गई है। गांधी इरविन समझौता और गोलमेज सम्मेलन के बारे में हम थोड़ा अभी चर्चा कर लेते हैं। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो ये 5 मार्च 1931 में हुआ था। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 5 मार्च 1931 में यह समझौता हुआ था। गांधी जी ने किस एकमात्र गोलमेज सम्मेलन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था? तो द्वितीय सेकंड गोलमेज सम्मेलन में 1931 जो कि लंदन में हुई थी, उसमें महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था। पूना पैक्ट 1932 किनके बीच हुआ था? तो पूना पैक्ट किसके बीच में हुआ था? महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में पूना पैक्ट 1932 में हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर ये भी पूछ सकते हैं कि देखो पूना पैक्ट कब हुआ? तो 1932। एक क्वेश्चन यहां से बन गया। महात्मा गांधी जी और किसके बीच में हुआ? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बीच हुआ, यरवदा जेल में। ये याद रखना है, कई क्वेश्चन बन रहे हैं एक ही क्वेश्चन से। अंतिम समय की बात करेंगे महात्मा गांधी जी की। तो गांधी जी की हत्या कब और किसने की? तो 30 जनवरी 1948 में नाथुराम गोडसे ने बिड़ला हाउस जो कि दिल्ली में स्थित है, नाथुराम गोडसे के द्वारा की गई थी। 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी जी की हत्या कर दी गई थी। गांधी जी के अंतिम शब्द क्या थे? तो अंतिम शब्द थे हे राम। ये याद रखना है। अब आते हैं महात्मा गांधी जी के कुछ आंदोलन के बारे में चर्चा कर लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रारंभिक आंदोलन अब क्षेत्रीय स्तर पर जो हुआ था, क्षेत्रीय मतलब लोकल स्तर पर जो हुआ, तो चंपारण सत्याग्रह 1917 की अगर बात करें, यह भारत में गांधी जी का पहला सत्याग्रह था। यह बिहार के चंपारण में नील की खेती करने वाले किसानों को 3 कठिया प्रणाली से मुक्त कराने के लिए, मुक्ति दिलाने के लिए यह महात्मा गांधी जी के द्वारा एक सफल प्रयास था। खेड़ा सत्याग्रह 1918 में हुआ था। गुजरात के खेड़ा जिले में फसल बर्बाद होने के बाद भी सरकार टैक्स वसूले जाने के खिलाफ यह आंदोलन था। अब क्या है कि लोगों की फसल बर्बाद हो गई थी, फिर भी सरकार ने कहा था कि आपको टैक्स देना पड़ेगा। जब फसल बर्बाद हो गई तो किसान टैक्स कहां से देगा? तो उसके लिए महात्मा गांधी जी ने खेड़ा, एक जगह है गुजरात के अंदर, गुजरात के खेड़ा जिले में फसल बर्बाद होने के कारण
महात्मा गांधी जी ने किसानों के लिए एक सत्याग्रह चलाया था, जिसको खेड़ा सत्याग्रह का नाम दिया गया। 1918 में यह सत्याग्रह हुआ था। तो टैक्स की बात अगर बात करें तो यहाँ पर 1918 में खेड़ा सत्याग्रह हुआ था। तो अहमदाबाद मील मजदूर हड़ताल या अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन 1918 में ही हुआ था। मील मालिकों और मजदूरों के बीच प्लेग बोनस को लेकर, प्लेग बीमारियां फैल गई थी, तो उसके लिए जितने भी मजदूर थे उन्होंने मील के मालिकों से प्लेग बोनस की मांग की। तो उसके लिए महात्मा गांधी जी ने इनका सहयोग किया। तो यहां गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल की और लोगों को प्लेग बोनस दिलाने के लिए यह हड़ताल महात्मा गांधी जी के द्वारा करी गई। प्रमुख राष्ट्रीय आंदोलन की बात करेंगे बड़े स्तर पर जो हुआ, तो खिलाफत आंदोलन 1919 से 1924 तक। तो हालांकि यह तुर्की के खलीफा के समर्थन में था, लेकिन गांधी जी ने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए इसे कांग्रेस के मंच से समर्थन दिया। तो असहयोग आंदोलन 1920। अब बात करते हैं असहयोग आंदोलन की 1920 से 1922। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड और रोलेट एक्ट के विरोध में शुरू हुआ। गांधी जी ने आह्वान किया कि भारत सरकार का किसी भी तरह से सहयोग न करे। चोरी चोरा कांड 1922 के बाद इसे वापस ले लिया गया। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। एग्जाम के अंदर कई बार ये रिपीटेड क्वेश्चन आया है, आपको पता होना चाहिए ये। सविनय अवज्ञा आंदोलन दांडी मार्च 1930। तो 12 मार्च 1930 को साबरमती से दांडी तक की यात्रा कर गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा। यह ब्रिटिश शासन के खिलाफ पूर्ण अवज्ञा का एक आह्वान था। तो मतलब एक आवाज थी अंग्रेजों के खिलाफ। तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942, अंग्रेजों भारत छोड़ो 1942। 8 अगस्त 1942 को गांधी जी ने करो या मरो, डू एंड डाई का नारा दिया। यह अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालने के लिए अंतिम और सबसे बड़ा सामुदायिक आंदोलन था। अन्य महत्वपूर्ण सत्याग्रह के बारे में बात करते हैं जो अभियान महात्मा गांधी जी के द्वारा कराए गए। तो रोलेट सत्याग्रह जो 1919 में हुआ, बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील वाले कानून के खिलाफ ये एक विरोध था, जिसको रोलेट सत्याग्रह भी के नाम से भी जाना जाता है। 1919। तो हरिजन अभियान की अगर बात करें 1932, यरवदा जेल में पूना पैक्ट के बाद गांधी जी ने छुआछूत मिटाने और दलितों, जिन्हें उन्होंने हरिजन कहा, दलितों को हरिजन के नाम से जाना जाता है, कहा के उत्थान के लिए अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग की स्थापना की गई। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह की बात करें 1940 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए गांधी जी ने विनोबा भावे और जवाहरलाल नेहरू जैसे चुनिंदा लोगों के माध्यम से यह सीमित आंदोलन चलाया। तो फिर से पढ़ लेते हैं। व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए गांधी जी ने विनोबा भावे और जवाहरलाल नेहरू जैसे चुनिंदा लोगों के माध्यम से यह सीमित आंदोलन चलाया। अब बात करते हैं आंदोलन का सारांश की बात करेंगे। सीधा सीधा आपको याद रखना है। 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था, नील की खेती के विरुद्ध यह आंदोलन था। 1918 में खेड़ा सत्याग्रह हुआ था, टैक्स माफ कराने के लिए। 1918 में अहमदाबाद मील आंदोलन चला था, मजदूरों को बोनस दिलाने के लिए। 1920 में असहयोग आंदोलन स्वराज की प्राप्ति के लिए। 1930 में सविनय आंदोलन, जिसको दांडी मार्च के नाम से भी जानते हैं, नमक कानून तोड़ा गया इस समय। 1940 में एक व्यक्तिगत सत्याग्रह भी महात्मा गांधी जी के द्वारा और बाकी लोगों के सहयोग से ये सत्याग्रह कराए गए थे। इनमें से आपको याद होना चाहिए एक क्वेश्चन सत्याग्रह के बारे में आता ही आता है एग्जाम के अंदर। तो आगे बढ़ते हैं, ये आप थोड़ा सा पढ़ लेना, बाकी सब मैंने करा ही दिया है। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। देखिए 22 क्या कह रहा है। स्वच्छ भारत मिशन इज एसोसिएटेड विद विच, ये तो हमने कर दिया भाई। क्वेश्चन नंबर 22 कैसे आ गया ये? एक मिनट, क्वेश्चन नंबर हमने कुछ गलत तो नहीं डाल दिया? हाँ, नंबरिंग 23 क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबरिंग की थोड़ी सी
नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखा देता हूं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। भारत का सबसे पुराना एल्यूमिनियम रिफाइनरी संयंत्र, विच इज द ओल्डेस्ट एल्यूमिनियम रिफाइनरी प्लांट इन इंडिया, ये कहां पर है, मतलब ये कौन सा है। तो ये एल्यूमिनियम, ये हमने छोड़ दिया क्या, कहां पर है ये क्वेश्चन। राजगीर, 2 बार हमने क्वेश्चन लिख दिया शायद। राजगीर चिड़ियाघर 23, चलो ये रहा क्वेश्चन 24 पे हमने इसको रखा है। चलिए, विच इज द ओल्डेस्ट एल्यूमिनियम रिफाइनरी प्लांट इन इंडिया, तो भारत का सबसे पुराना एल्यूमिनियम रिफाइनरी संयंत्र कौन सा है। तो ये है मुरी एल्यूमिनियम प्लांट, मुरी एल्यूमिनियम संयंत्र। ये कहां पर स्थित है आपको ये पता होना चाहिए। उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा है प्लांट इन इंडिया, तो मतलब भारत का सबसे पुराना एल्यूमिनियम रिफाइनरी संयंत्र कौन सा है, तो कौन सा पूछा है और आपको यह भी पता होना चाहिए कि कहां पर स्थित है। तो आगे बात बढ़ते हैं। तो मुरी एल्यूमिनियम संयंत्र कहां पर है, तो भारत के झारखंड में स्थित है ये मुरी। रांची के पास एक औद्योगिक क्षेत्र है जहां यह महत्वपूर्ण संयंत्र स्थापित किया गया है। यह क्यों प्रसिद्ध है, तो यह भारत के सबसे पुराने एल्यूमिनियम रिफाइनरी संयंत्र में से एक माना जाता है। इसका महत्व इसलिए है क्योंकि इसने भारत में एल्यूमिनियम उद्योग की शुरुआत और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एल्यूमिनियम क्या है आपको यह भी पता होना चाहिए। साइंस के स्टूडेंट होंगे उन्हें तो पता होगा, लेकिन अगर साइंस के स्टूडेंट नहीं है तो थोड़ा सा इसके लिए हम चर्चा कर लेते हैं। तो एल्यूमिनियम क्या है, तो एल्यूमिनियम का रासायनिक नाम होता है एल्यूमिना। सबसे पहले एल्यूमिना की बात करेंगे हम। एल्यूमिना क्या होता है, तो एल्यूमिना होता है, इसका रासायनिक नाम होता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3। तो यह एल्यूमिनियम धातु बनाने का मुख्य कच्चा पदार्थ होता है। मतलब ये एल्यूमिना जो होता है वो एक रॉ मटेरियल होता है। ठीक है, क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। हाँ, एल्यूमिनियम ही है। तो ये देखते हैं। तो यह एल्यूमिनियम धातु बनाने का मुख्य कच्चा पदार्थ मतलब रॉ मटेरियल होता है। पहले बॉक्साइट से एल्यूमिनियम बनाया जाता है, फिर एल्यूमिना से एल्यूमिनियम धातु बनाई जाती है। पहले बॉक्साइट से एल्यूमिना बनाया जाता है, उसके बाद क्या बनाया जाता है, फिर एल्यूमिना से एल्यूमिनियम धातु बनाई जाती है। ये याद रखना है आपको। तो बॉक्साइट से एल्यूमिना कैसे बनता है, तो बॉक्साइट एल्यूमिनियम का मुख्य अयस्क है। इस संयंत्र में बॉक्साइट लाया जाता है, उसे रासायनिक प्रक्रिया से शुद्ध किया जाता है, उससे एल्यूमिना निकलता है या निकाला जाता है। इसे रिफाइनरी प्रोसेस कहते हैं। जो ये पूरा प्रोसेस दिखाया गया है ना, इसको क्या बोलते हैं, रिफाइनरी प्रोसेस कहा जाता है। तो एल्यूमिना में एल्यूमिनियम कैसे बनता है, तो एल्यूमिना को बाद में विद्युत अपघटन प्रक्रिया से एल्यूमिनियम धातु में बदला जाता है। एल्यूमिनियम का उपयोग किस लिए किया जाता है, तो हवाई जहाज में किया जाता है, वाहन में किया जाता है, बिजली के तार में किया जाता है, बर्तन भी होते हैं एल्यूमिनियम के, आपने सुना होगा, पैकेजिंग के लिए भी किया जाता है, निर्माण कार्य आदि में किया जाता है। तो ये हो गया। तो भारत में एल्यूमिनियम उद्योग का महत्व क्या है, तो हल्की और मजबूत धातु होती है, जंग नहीं लगता एल्यूमिनियम में, पुनर्चक्रण रिसाइकलिंग संभव है इसकी, उद्योगों में व्यापक उपयोग होता है इसका। तो झारखंड ही क्यों महत्वपूर्ण है, तो झारखंड खनिज संसाधनों से भरपूर राज्य है। यहाँ क्या क्या पाया जाता है, और एल्यूमिनियम के अलावा और क्या क्या पाया जाता है, तो बॉक्साइट यहाँ पर पाया जाता है भरपूर मात्रा में, कोयला भरपूर मात्रा में पाया जाता है, लौह अयस्क पाया जाता है, तांबा पाया जाता है। तो यही कारण है यहाँ धातु उद्योग का विकास सबसे ज्यादा हुआ है। तो एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको क्या याद रखने हैं, वो एक लाइन में हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। तो भारत का सबसे पुराना एल्यूमिना संयंत्र तो मुरी एल्यूमिना संयंत्र है। कहां पर स्थित है, तो ये झारखंड में स्थित है। कच्चा माल कौन सा है इसका, बॉक्साइट, उत्पाद एल्यूमिना, ये आपको याद रख लेना है। आगे बढ़ते हैं। माटी अखोरा
भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो माटी अखोरा इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया? तो ये ओडिसी डांस है, एक ओडिशा का डांस है ये। तो माटी अखोरा क्या है, सबसे पहले ये आपको पता होना चाहिए। माटी अखोरा ओडिसी एक नृत्य है, उड़ीसा का एक नृत्य है कि पारंपरिक प्रशिक्षण प्रक्रिया से जुड़ी एक महत्वपूर्ण विधि है। यह नृत्य सीखने की शुरुआत में किया जाने वाला एक संस्कार या अनुष्ठान माना जाता है। इसमें गुरु और शिष्य कला के प्रति सम्मान प्रकट करते हैं। तो इसका अर्थ क्या है? माटी मतलब मिट्टी या धरती, अखोरा का मतलब होता है अभ्यास स्थल, प्रशिक्षण स्थान, अर्थात यह धरती और अभ्यास स्थल को प्रणाम करने या प्रणाम करके नृत्य शिक्षा आरंभ करने की एक परंपरा है। माटी अखोरा एक परंपरा मानी जाती है। ओडिसी नृत्य क्या है? तो ओडिसी क्या करेंगे, भारत के प्रमुख शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। यह अत्यंत प्राचीन नृत्य शैली है जो मंदिर परंपरा से विकसित हुई है। इसकी प्रस्तुति में सुंदर भाव, लयबद्ध गति, नाजुक हाथ मुद्रा, मूर्तिकला जैसी मुद्राएं दिखाई जाती है। ओडिशा की उत्पत्ति कहाँ हुई? तो ये जो ओडिसी जो डांस है इसकी उत्पत्ति कहाँ पर हुई? तो ओडिसी नृत्य की उत्पत्ति ओडिशा राज्य में हुई। नाम से ही स्पष्ट है, यह नृत्य विशेष रूप से ओडिशा के मंदिरों, विशेषकर जगन्नाथ टेम्पल और कोणार्क मंदिर की परंपराओं से जुड़ा हुआ है। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ पर है बताइए? तो भारत के 8 शास्त्रीय नृत्य ओडिसी भारत के 8 मान्यता प्राप्त शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। जो ओडिसी भारत का जो नृत्य है ये भारत के जो शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। अब बात करेंगे अन्य प्रमुख नृत्य कौन कौन से हैं? तो भरतनाट्यम, कथक, कुचिपुड़ी, कथकली, मणिपुरी, मोहिनीअट्टम ये भारत के प्रमुख शास्त्रीय नृत्य हैं। अब बात और कौन सा है? सत्रिया भी एक नृत्य है। ओडिशा की विशेषताएं की बात करेंगे। त्रिभंगी मुद्रा होती है इसमें। डांस के अंदर शरीर को 3 भागों में मोड़कर विशेष मुद्रा बनाई जाती है। अभिनय प्रस्तुत किया जाता है। चेहरे के भावों से कथा प्रस्तुत की जाती है। चेहरे के भाव इस टाइप के अलग टाइप के बनाए जाते हैं। भक्ति परंपरा होती है। यहाँ पर अधिकांश प्रस्तुतियां भगवान कृष्ण, जगन्नाथ और देवी देवताओं पर आधारित होती हैं। तो माटी अखोरा का सांस्कृतिक महत्व क्या है? यह केवल अभ्यास नहीं बल्कि गुरु का सम्मान, धरती माता का सम्मान, कला के प्रति समर्पण, अनुशासन की शुरुआत। माटी अखोरा को इसका नाम दिया गया है। मतलब ये जो किया जाता है तो गुरु के सम्मान के लिए, धरती माता के सम्मान के लिए, कला के प्रति समर्पण के लिए, अनुशासन की शुरुआत के लिए ये माटी अखोरा एक परंपरा की जाती है। मतलब इसका प्रतीक है ये। तो परीक्षा के लिए याद रखने योग्य कौन से तथ्य हो गए यहाँ पर? तो माटी अखोरा किससे जुड़ा हुआ है? तो ओडिसी नृत्य से जुड़ा हुआ है। ओडिसी कहाँ से है? तो ये ओडिशा से है। शास्त्रीय नृत्य कहाँ है? शास्त्रीय नृत्य है ये। तो हाँ जी शास्त्रीय नृत्य है। तो विशेषता क्या है? सुंदर मुद्राएं भाव है। और आपके लिए अभी मैं एक होमवर्क दे रहा हूं, यह आपको कॉपी में नोट करना है। क्या होमवर्क है? ये सभी जो नृत्य है किस राज्य से बिलोंग करते हैं, मतलब किस राज्य में ये डांस किए जाते हैं शास्त्रीय नृत्य। इसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए इन सभी डांस नृत्यों का संबंध किस किस राज्य से है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एक क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आता है इसमें से। ओडिशा चलो तो पढ़ लिया हमने, डिस्कस कर लिया इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एथेनॉल अम्ल 26 क्वेश्चन आ गया हमारा। एथेनॉल अम्ल अम्लीय द्रव्य का पर्यायवाची है। अच्छा कुछ क्वेश्चन ऊपर भी छोड़ दिया ना हमने, उसको देख लेते हैं। राजगीर चिड़ियाघर, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट
इज द राजगीर जू लोकेटेड? राजगीर चिड़ियाघर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो राजगीर कहां पर स्थित है? ये बिहार में स्थित है। तो राजगीर भारत के बिहार राज्य के नालंदा जिले में स्थित एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक शहर है। यह पटना से लगभग 100 किलोमीटर दूर है और बिहार का प्रमुख पर्यटक स्थल है। राजगीर चिड़ियाघर क्यों प्रसिद्ध है? तो राजगीर अपने जू, सफारी और चिड़ियाघर के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर्यटक खुले वातावरण में वन्य जीवों को देख सकते हैं। तो मुख्य आकर्षण केंद्र क्या है यहाँ पर? तो शेर सफारी है यहाँ पर, बाघ सफारी, भालू सफारी, हिरण क्षेत्र है यहाँ पर, प्राकृतिक जंगल का वातावरण है यहाँ पर। तो यह बिहार के आधुनिक पर्यटन स्थलों में गिना जाता है। तो राजगीर का ऐतिहासिक महत्व क्या है? तो राजगीर प्राचीन भारत में बहुत महत्वपूर्ण नगर था। यह कभी मगध राज्य की राजधानी थी। मगध आगे चलकर भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य बना और यहां से कई साम्राज्य उभरे, जैसे कि बौद्ध धर्म से संबंध हम बात करेंगे राजगीर की। तो राजगीर का गौतम बुद्ध से गहरा संबंध है। मान्यता है कि बुद्ध यहां कई बार आए और उन्होंने अपने उपदेश दिए। तो प्रसिद्ध स्थल की बात करेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा? गिरिधकुटा हिल यहां पर स्थित है। वेणु वन विहार स्थित है। यहां पर विश्व शांति स्तूप स्थित है। इस कारण यह बौद्ध तीर्थ स्थल भी है। तो जैन धर्म से संबंधित की बात करेंगे तो महावीर का भी राजगीर से संबंध माना जाता है। जैन धर्म के अनुयायियों के लिए भी यह महत्वपूर्ण स्थल है। 6 राजगीर के अन्य आकर्षण कौन कौन से हैं? तो रोपवे यहाँ का आकर्षण का केंद्र है, गर्म जलकुंड है, पहाड़ियां हैं, धार्मिक स्थल है, यहाँ पर प्राकृतिक दृश्य है यहाँ पर। तो इसलिए यह प्रसिद्ध, लोग घूमने के लिए जाते हैं यहाँ पर। परीक्षा के लिए उपयोगी तथ्य की बात करेंगे तो राजगीर किस राज्य में स्थित है? तो बिहार राज्य में स्थित है। किस जिले में है? तो नालंदा जिले में स्थित है। प्राचीन राजधानी क्या थी? मगध थी। तो प्रमुख आकर्षण केंद्र क्या है? तो जू, सफारी, धार्मिक स्थल है यहाँ पर। और बाकी ये रोपवे, गर्म जलकुंड, पहाड़ियां, धार्मिक स्थल, प्राकृतिक दृश्य यहाँ के बहुत ही लुभावने हैं। तो इसीलिए लोग यहाँ पर जाते हैं। और गौतम बुद्ध ने भी यहाँ पर अपने बहुत से उपदेश दिए, इसलिए भी यह प्रसिद्ध है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एल्यूमिनियम रिफाइनरी हमने कवर कर लिया। कहां पर है ये? झारखंड के अंदर है। तो माटी ओखरा, तो ये उड़ीसा का हो गया, हमने डिस्कस कर लिया। आगे बढ़ते हैं। ओडिशा, आज ये क्वेश्चन नंबर 26। एथेनॉल अम्ल किस अम्लीय द्रव का पर्यायवाची है जिसका उपयोग विश्व भर की रसोई घर में कुछ खाद्य पदार्थों को तैयार करने और पकाने में बुनियादी मसालों के रूप में किया जाता है? तो ये क्या होता है? तो एथेनोइक अम्ल, ये क्या होता है? एथेनोइक एसिड एक रासायनिक नाम है। इसे सामान्य रूप से एसिटिक अम्ल या एसिटिक एसिड भी कहा जाता है। इसका सूत्र क्या है? CH3COOH। तो ये क्या होता है? विनेगर होता है। ये इसका राइट आंसर है ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन भी दिखा देते हैं। क्वेश्चन क्या है इसका? ये रहा, वेनिलिन। अच्छा, वेनिलिन लिखा है क्या? इसका राइट आंसर विनेगर होगा क्या? CH3COOH। इसका राइट आंसर डी होगा, विनेगर। एथेनोइक अम्ल का राइट आंसर यहां पर हो जाएगा CH3COOH। एथेनोइक अम्ल की बात कर रहे हैं यहां पर हम, तो ये क्या हो जाएगा? CH3COOH। यह एक हल्का अम्ल है जिसका स्वाद खट्टा होता है। तो सिरका, तो विनेगर एक खट्टा तरल पदार्थ है जिसमें पतला एसिटिक अम्ल होता है, अर्थात जिसके मुख्य रूप में पानी थोड़ी मात्रा में एसिटिक अम्ल होता है। सिरका कैसे बनता है? तो सिरका सामान्यतः फलों, अनाज या चीनी युक्त पदार्थों के किण्वन से बनाया जाता है। तो सेब से एप्पल, मतलब सेब से बनाया जाता है, गन्ने से सिरका बनाया जाता है, चावल से बनाया जाता है, अंगूर से बनाया जाता है। तो रसोई में इसका उपयोग किया जाता है। विश्व भर की रसोइयों में सिरका का बहुत उपयोग किया जाता है।
उपयोग क्या होता है? सलाद ड्रेसिंग के लिए किया जाता है इसका, चटनी के में उपयोग किया जाता है सिरके का, सॉस के लिए किया जाता है, नूडल्स चाइनीज भोजन के लिए किया जाता है। वो देखा होगा ना आपने, चाउमीन बनाते हैं तो चाउमीन के अंदर इसको डाला जाता है, थोड़ा सा खट्टा टाइप की चाइनीज चाउमीन बन जाती है, स्वाद बढ़ाने में काम आता है इसका, तो खट्टापन देने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अचार और संरक्षण में उपयोग, सिरके का उपयोग जो करते हैं अचार और संरक्षण के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। तो सिरका खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक सुरक्षित रखने में मदद करता है, इसलिए इसका उपयोग अचार में भी किया जाता है, सब्जी का संरक्षण के लिए भी किया जाता है, फलों के संरक्षण के लिए भी किया जाता है, मतलब इनके संरक्षण मतलब बचाव के लिए किया जाता है, क्योंकि अम्लीय वातावरण बैक्टीरिया की वृद्धि कम करता है, मतलब उसके ऊपर बैक्टीरिया नहीं लगने देता। सफाई में उपयोग किया जाता है, सिरका घरेलू सफाई में भी उपयोग होता है, जैसे कांच सफाई करना, दाग हटाना, दुर्गंध कम करना, रसोई साफ करना। तो एथेनोइक अम्ल और एसिटिक अम्ल में अंतर क्या होता है? तो एथेनोइक अम्ल वैज्ञानिक IUPAC नाम होता है, एसिटिक अम्ल क्या होता है? सामान्य नाम होता है, जिसको एसिटिक एसिड बोलते हैं हम। दोनों एक ही पदार्थ हैं, समझे? एथेनोइक अम्ल और एसिटिक अम्ल ये दोनों एक ही पदार्थ होते हैं, IUPAC नाम होता है। अब आपको IUPAC की फुल फॉर्म बतानी है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा IUPAC की फुल फॉर्म क्या होती है। एग्जाम में पूछा जाता है, अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि BSc का आप दे रहे हैं, 12th में अगर आप पढ़ रहे हैं तो 12th में IUPAC की फुल फॉर्म पूछ लेंगे। केमिस्ट्री में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, IUPAC की फुल फॉर्म बताइए। तो परीक्षा के लिए याद रखने योग्य तथ्य कौन से हैं? तो एथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम क्या होता है? तो एसिटिक अम्ल होता है, जिसको एसिटिक अम्ल बोलते हैं। एसिटिक एसिड कहां मिलता है? तो ये सिरका। रासायनिक सूत्र क्या होता है? CH3COOH। इसका आपको याद रखना है, रासायनिक सूत्र क्या होता है इसका? CH3COOH होता है। उपयोग किसके लिए? खाना, अचार, सफाई के लिए इसका उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा गया है, सबको पता होगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। क्वेश्चन नंबर 27 आपको दिखा देते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 27, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जब भारत 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र बना, उसी दिन वे देश के राष्ट्रपति बने। उनका कार्यकाल क्या था? उन्होंने राष्ट्रपति पद पर 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 तक सेवा दी। तो यह भारत के इतिहास में सबसे लंबा राष्ट्रपति कार्यकालों में से एक है। 2 पूर्ण कार्यकाल पाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन है? क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम के अंदर ये कि 2 पूर्ण कार्यकाल तक राष्ट्रपति, ऐसे कौन से राष्ट्रपति है जिन्होंने 2 पूर्ण कार्यकाल तक राष्ट्रपति रहे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहे, भारत के एकमात्र राष्ट्रपति हैं जिन्होंने 2 पूर्ण कार्यकाल के लिए चुना गया जिन्हें। तो भारत के सभी राष्ट्रपति की यहाँ पर हमने लिस्ट बना दी है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम भारत के राष्ट्रपति, द्वितीय कौन से हुए? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन थर्ड, 4th वीवी गिरी, 5th पे आगे फखरुद्दीन अली अहमद। हालांकि ये जो डेट जो दी गई है ना पे एग्जाम के अंदर बहुत कम पूछी जाती है, लेकिन फिर भी आप डेट थोड़ी सी याद रख लेना इसके बारे में। तो नीलम संजय रेड्डी 6th, 7th ज्ञानी जेल सिंह, 8th आर वेंकट रमन, 9 डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, 10वें राष्ट्रपति KR नारायणन, 11वें थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भारत के राष्ट्रपति, 12वें भारत के राष्ट्रपति कौन थे? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, 13वीं जो भारत के प्रधानमंत्री रहे वो प्रणब मुखर्जी रहे, 14वें जो रहे रामनाथ कोविंद, अभी वर्तमान में श्रीमती द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वीं राष्ट्रपति हैं, जो कि 25 जुलाई
2022 से अभी वर्तमान तक कार्यरत हैं भारत के राष्ट्रपति पद पर। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने दिन का होता है, ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। आगे बढ़ते हैं। मौलिक कर्तव्य डैश होते हैं और कानून द्वारा लागू नहीं किए जा सकते, लेकिन किसी भी मामले का निर्णय करते समय न्यायालय द्वारा इन्हें ध्यान में रखा जाता है। तो कैसे गैर वैधानिक होते हैं, क्या होते हैं मौलिक कर्तव्य गैर वैधानिक। नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी होती है ये, जो कि गैर वैधानिक की बात करेंगे तो हम जो कानून द्वारा लागू किए जा सकते हैं। मतलब क्या हुआ इसका, ऐसी चीज जो कानून द्वारा बनाई गई हो और जिसे मानना हर नागरिक के लिए अनिवार्य हो। यह नियम या अधिकार सीधे कानून में लिखे होते हैं, इसलिए इनका पालन करना जरूरी होता है। जो वैधानिक कानून होते हैं उसके बारे में हम बता रहे हैं यहाँ पर, इसलिए इनका पालन करना जरूरी होता है। यदि कोई व्यक्ति इन्हें नहीं मानता तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है या सजा मिल सकती है। उदाहरण के लिए, यदि आप ट्रैफिक नियम तोड़ते हैं, टैक्स नहीं भरते हो, कानून द्वारा दिए गए अधिकार या बाकी के जो भी वैधानिक कानून हैं उनका उल्लंघन करते हैं, तो आपको उसके कानून को तोड़ने पर आपको सजा मिलेगी, क्योंकि ये कानून के दायरे में आते हैं और इन्हें लागू किया जा सकता है, जिनको हम बोलेंगे वैधानिक जो भी हमारे कानून रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। नॉन स्टैट्यूटरी गैर वैधानिक कानून की बात करेंगे, जो सीधे कानून द्वारा लागू नहीं किया जा सकते। मतलब क्या होगा इसका, ऐसी चीजों से है जो सीधे किसी कानून द्वारा लागू नहीं होते, यानी इन्हें मानना कानूनी रूप से अनिवार्य होता है। अगर कोई व्यक्ति इनका पालन नहीं करता तो उसे सजा नहीं दी जाती, लेकिन ये नैतिक रूप से महत्वपूर्ण होते हैं और समाज में अच्छा व्यवहार व जिम्मेदारी की भावना को बढ़ाती है। उदाहरण के तौर पर मौलिक कर्तव्य गैर वैधानिक होते हैं क्योंकि इन्हें कानून से लागू नहीं किया जा सकता, फिर भी नागरिकों से इनके पालन की अपेक्षा की जाती है। यानी अगर कोई व्यक्ति मौलिक कर्तव्य का पालन नहीं करता तो उसे सीधे सजा नहीं दी जा सकती, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यह बेकार है। यह नैतिक जिम्मेदारी हमारी मॉरल ड्यूटी होती है, जो हमें प्रत्येक व्यक्ति को निभानी चाहिए। यह हमारा कर्तव्य होता है। मौलिक कर्तव्य क्या है, तो मौलिक कर्तव्य नागरिकों के लिए ऐसे कर्तव्य हैं जिन्हें नागरिक को देश और समाज के प्रति निभाना चाहिए। ये भारत के संविधान के आर्टिकल 51 में दिए गए हैं। अगर मौलिक कर्तव्य का आर्टिकल पूछ लें कि मौलिक कर्तव्य भारत के संविधान के कौन से आर्टिकल में है, तो 51A में मौलिक कर्तव्य का वर्णन किया गया है। उदाहरण के तौर पर संविधान का सम्मान करना, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना, देश की एकता और अखंडता बनाए रखना, पर्यावरण की रक्षा करना। तो ये क्या हो जाएंगे, हमारे मौलिक कर्तव्य हो जाएंगे। मौलिक कर्तव्य और भी हैं, ये सिर्फ महत्वपूर्ण कर्तव्यों के बारे में थोड़ा सा बताया है। इन्हें कब जोड़ा गया, मौलिक कर्तव्य को भारत के संविधान में कब जोड़ा गया, तो मौलिक कर्तव्य को भारत के संविधान में बाद में जोड़ा गया। तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था, उसमें मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। उस समय देश में यह महसूस किया गया कि सिर्फ अधिकार ही नहीं काफी है, नागरिकों के कर्तव्य भी होने चाहिए, कुछ कर्तव्य भी होने चाहिए जो उन्हें निभाने चाहिए। ये लागू क्यों नहीं है? अगर आप कर्तव्य नहीं निभाते, आपको सीधे कोर्ट में सजा नहीं मिलेगी। इनके लिए कोई सीधा दंड या पनिशमेंट तय नहीं किया गया है। कारण क्या है?
ये नैतिक मोरल कर्तव्य हैं, ये मोरल ड्यूटीज है हमारी। तो इनका उद्देश्य लोगों में जिम्मेदारी की भावना जगाना है। फिर कोर्ट इन्हें क्यों नहीं मानता, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक। हालांकि ये एनफोर्सेबल नहीं है, लेकिन जब कोर्ट किसी केस का निर्णय लेती है, निर्णय करती है, तो वह मौलिक कर्तव्य को ध्यान में रखकर करती है। उदाहरण के लिए पर्यावरण से जुड़े केस में कोर्ट कह सकता है कि नागरिकों का कर्तव्य है प्रकृति की रक्षा करना। राष्ट्रीय सम्मान से जुड़े केस में कर्तव्यों को आधार बना सकता है कोर्ट, यानी ये इनडायरेक्टली बहुत पावरफुल एक हमारे कर्तव्य है। तो कितने मौलिक कर्तव्य होते हैं? शुरुआत में जो मौलिक कर्तव्य थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 10 मौलिक कर्तव्य थे, बाद में एक और जोड़ दिया गया। अब हमारे कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ये याद रखना है। भारत के कौन से संविधान संशोधन के तहत ये मौलिक कर्तव्य जोड़े गए? तो ये देखिए 42वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 में जोड़े गए। क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि भारत का 42वां संविधान संशोधन किस ईयर में हुआ, कौन से साल में हुआ? तो क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ये 1976 में हुआ। चलिए कितने मौलिक कर्तव्य हैं हमारे? अब 11 मौलिक कर्तव्य हैं। आसान भाषा में अगर बात करें कॉन्सेप्ट की, तो फंडामेंटल ड्यूटीज इज इक्वल टू मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती है हमारी। तो ये आप पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहां पर, ये हमने बता दिया यहां पर मौलिक कर्तव्यों के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन आ गया, दिखा देता हूं आपको इसको थोड़ा सा। क्वेश्चन रीजनिंग का क्वेश्चन है शायद, ये नहीं मैथ्स का क्वेश्चन है। यदि दो बेलनों के आधार की त्रिज्या का अनुपात 3:4 है और उनकी ऊंचाई का अनुपात 4:9 है, तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा? 4:2 दिया है यहाँ पर, 2:1 दिया है, 1:4 दिया है, 1:2 दिया है। ये यहाँ पर इन्होंने ऑप्शन दे दिए। तो चलिए फॉर्मूला यहाँ पर लगा है क्या? ये v = πr², h r = क्या है यहाँ पर 7.1। ये देखिए ये हमने बनाया है, यहाँ पर सोल्व किया है इसको। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर v मतलब क्या है? वॉल्यूम। तो πr²h इसका फॉर्मूला हो जाएगा। r क्या है हमारे पास? 7.1। h क्या है? हाइट, मतलब 16 हाइट हो गई यहाँ पर। एक फॉर्मूला ये लगा यहाँ पर। तो r1 अनुपात r2 क्या होगा? 3:4, 3:4 हो गया। h1 रेशियो h2 = 4:9 हो गया। तो इसको सॉल्व करेंगे हम, तो आंसर क्या आ जाएगा? 1:4 इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ये आप खुद से भी सॉल्व करके देखिएगा। आगे बढ़ते हैं। जैसे सोल्व करा दिया इसको देख लेना आप, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पर सोल्व कर दिया है इसको। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स दिए गए हैं यहाँ पर, पढ़ लीजिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 30, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरी संख्या से उस प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से और छठी संख्या पांचवी संख्या से संबंधित है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर 162 हो जाएगा। ये किस एनालॉजी का क्वेश्चन है? ये नंबर रिलेशन क्वेश्चन है। इसमें स्क्वायर का यूज हुआ है, क्यूब का, एडिशनल, मल्टीप्लिकेशन, कॉम्बिनेशन से ये क्वेश्चन सोल्व किया है। आप लोगों ने कर दिया होगा, ये सोल्व करके देखिएगा इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्वेश्चन पेपर तो है ही आपके पास ऑलरेडी। एग्जाम के अंदर जो मैंने प्रैक्टिस सेट कराए थे वहां से आपको खुद अंदाजा हो गया होगा, आपने अच्छे से चेक भी किया होगा वीडियोस को। दोबारा से आप जाइएगा जितनी भी मैंने यूट्यूब के ऊपर वीडियोस कवर कराई हैं एग्जाम से पहले, रैपिड फायर के नाम से, अल्ट्रा रैपिड फायर के नाम से, और जिसने भी मेरा प्रैक्टिस सेट अवेल किया है, प्रैक्टिस सेट को एक बार बस आप देखना ध्यान से, तब आपको समझ में आ जाएगा कि कितने क्वेश्चन एग्जाम के में पूछे गए हैं सीधे सीधे। आप ये देखिए 10 दिन के अंदर मैंने तैयारी कराई है, 10 दिन में कितने क्वेश्चन डायरेक्ट आए हैं। तो क्वेश्चन ऐसे डिजाइन नहीं किए गए, सीधे सीधे क्वेश्चन आए हैं एकदम। तो अभी हम कुछ रिवीजन भी देख लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं।
पिछली वीडियो का। डायरेक्ट हम क्या करते हैं, इसी पे आते हैं, वहाँ से थोड़ा यहीं से पढ़ लें। चलो डायरेक्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस निम्न में से किस तिथि को मनाया जाता है? तो 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। यह महात्मा गांधी जी के जन्मदिवस पर मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा 15 जून 2007 को इसकी घोषणा की गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे। चूने का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CaO चूने का रासायनिक सूत्र होता है। तो इसे चूना पत्थर CaCO3 चूना पत्थर भी पूछ सकते हैं। इसका फॉर्मूला पूछ लेंगे आपसे। तो कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले यहाँ पर दिए गए हैं। साधारण नमक का NaCl फॉर्मूला होता है। बेकिंग सोडा का NaHCO3 होता है। धोने का सोडे का क्या होता है? Na2CO3 × 10H2O इसका फॉर्मूला हो जाएगा। कास्टिक सोडा का NaOH होता है। सिरके का फॉर्मूला क्या होता है? CH3COOH होता है। शक्कर का क्या होता है? C12H22O11 जिसको सुक्रोज भी बोलते हैं। फिटकरी का, ये मैंने 9th क्लास में क्वेश्चन याद किया था, K2SO4 × Al2SO4 thrice × 24H2O, ये फॉर्मूला हो जाएगा। क्वेश्चन आता है एग्जाम की तरफ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगर 10th 12th में अगर आपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के साथ आपने किया है तो एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आता है। मेरे केमिस्ट्री के एग्जाम में ये आया था। मैंने PCMB फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी इन सभी सब्जेक्ट से मैंने 12th किया। तो बिना बुझा चूना क्विक लाइम CaO, कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझा चूना, स्लेक्ट लाइम CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, चूना पत्थर संगमरमर CaCO3 इसका फॉर्मूला हो जाएगा। प्लास्टिक ऑफ पेरिस POP CaSO4 × 12H2O इसका फॉर्मूला हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहे हैं? भारत में दूसरा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या थी? तो यंग फॉर द अचीवमेंट फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2015 को मनाया गया। दूसरा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2016 को मनाया गया। वर्तमान में 21 जून 2026 को 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। 21 जून 2016 को मनाया गया योग दिवस का जो थीम था सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए योग। तो इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करेंगे तो 12 जनवरी को क्या आता है? राष्ट्रीय युवा दिवस आता है। 15 जनवरी को क्या आता है? भारतीय सेना दिवस। 25 जनवरी को क्या आता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस। 30 जनवरी को क्या आता है? शहीद दिवस, महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि को मनाया जाता है। 2 फरवरी विश्व आर्द्रभूमि दिवस। 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, CV रमन के योगदान के लिए इसको मनाया जाता है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। 7 मई को विश्व स्वास्थ्य दिवस। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस अर्थ डे मनाया जाता है। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जाता है। 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मेजर ध्यानचंद की जयंती पर मनाया जाता है। 29 अगस्त को कई बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है ये। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती पर मनाया जाता है। 14 सितंबर हिंदी दिवस मनाया जाता है। 5 सितंबर को मनाया जाता है शिक्षक दिवस। 14 सितंबर को मनाया जाता है हिंदी दिवस मनाया जाता है। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जाती है। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। और तीसरा क्या था मैंने ऊपर आपको बताया। 8 अक्टूबर को क्या बताया मनाया जाता है? भारतीय वायुसेना दिवस, एयरफोर्स डे मतलब कि। और 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस। 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जन्म तिथि पर मनाया जाता है। 26 जनवरी को संविधान दिवस मनाया जाता है, नेशनल लॉ डे मनाया जाता है। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मतलब नेवी डे मनाया जाता है 4 दिसंबर को। 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस ह्यूमन राइट डे मनाया जाता है। 25 दिसंबर को सुशासन दिवस गुड गवर्नेंस डे मनाया जाता है। पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड स्थानीकरण का कम से कम डैश शैवाल द्वारा प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से किया जाता है। तो क्या कहता है? हाफ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये सीरीज के क्वेश्चन थे। देखिए मैंने सीरीज के बहुत क्वेश्चन कराए थे अपने क्या बोलते हैं उसके अंदर प्रैक्टिस सेट के अंदर, और कई क्वेश्चन आए हैं मैथ्स में मतलब कि जो इसका एग्जाम हुआ है एग्जाम के अंदर आए हैं।
बहुत से लोगों ने कहा कि इतना इजी नहीं आएगा पेपर, अब देखिए आप कितना इजी पेपर आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। हु फाउंडेड द प्रार्थना समाज इन मुंबई 1867? तो 1867 ईस्वी में मुंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो आत्माराम पांडुरंग जी के द्वारा की गई थी। तो प्रार्थना समाज 19वीं शताब्दी का एक महत्वपूर्ण सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन था, जिसने भारतीय समाज में फैली कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया। इसकी स्थापना 1867 ईस्वी में मुंबई में हुई थी। कई क्वेश्चन कवर हो गए यहाँ पर। स्थापना कहाँ पर हुई? 1867 में मुंबई में हुई प्रार्थना समाज की। संस्थापक कौन थे? आत्माराम पांडुरंग जी थे। तो इन्होंने किसके लिए, प्रार्थना समाज का जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था? बाल विवाह को रोकना, महिलाओं को शिक्षा प्रदान करना, विधवाओं की दयनीय स्थिति पर इन्होंने को मतलब सुधारने पर बल दिया, जात पात का अत्यधिक भेदभाव था उसको खत्म करने पर जोर दिया, लोग बहुत ज्यादा अंधविश्वासी थे, रूढ़िवादी सोच विचारधारा रखते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। 7वां क्वेश्चन, भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो वो कौन सा है? मध्य प्रदेश है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या क्वेश्चन है भाई? 8th क्वेश्चन, भारत में लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो 5 साल का होता है। लोकसभा का 5 साल का होता है। राज्यसभा कितना होता है? 6 साल का होता है। संसद में कितने सदन होते हैं? 2 होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा क्या होती है? बड़ा सदन, मतलब उच्च सदन बोलते हैं। राज्यसभा क्या होती है? निम्न सदन, जिसका जो सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? राज्यसभा का 5 साल होता है, लोकसभा का 6 साल होता है। ठीक है, क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर, ये तो कर ही लिया हमने डिस्कस। चलिए, राष्ट्रीय आपात में कार्यकाल बढ़ सकता है। 3 तरह के राष्ट्रीय आपात होते हैं, तीनों आपको लिख लेने हैं अपने कॉपी के अंदर। होमवर्क ये नोट करते रहिए, एग्जाम के अंदर पूछा जाता है किस अनुच्छेद के अंदर आते हैं तीनों आपातकाल। तो वर्तमान में लोकसभा में कितने सदस्य हैं? 543 हैं। अधिकतम कितने हो सकते हैं? 552, और ये 2 को हटा दिया गया। देखिए 104, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2020 के बाद एंग्लो इंडियन का नामांकन समाप्त कर दिया गया। जो एंग्लो इंडियन चुने जाते थे 2, उनका खत्म कर दिया गया, अब वो चुने नहीं जाएंगे। तो लोकसभा कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। लोकसभा किसका सदन होता है? तो जनता का सदन होता है। वर्तमान निर्वाचित सदस्य 543। कार्यकाल कौन समाप्त कर सकता है? राष्ट्रपति, पीएम की सलाह पर, प्रधानमंत्री की सलाह पर। आपातकाल में विस्तार 1-1 साल का हो सकता है। तो ये रहा क्वेश्चन यहाँ पर, कौन सा पठार काली मिट्टी से भरपूर होने के कारण बहुत उपजाऊ है और खेती के लिए बहुत अच्छा माना जाता है? तो कौन सी होती है? दक्कन का लावा पठार होता है ये। आगे बढ़ते हैं। कपास की खेती के लिए ज्वार, गन्ना, तंबाकू, सोयाबीन, गेहूं, दालें सबसे ज्यादा कहाँ उगाई जाती है? मुख्य रूप से कहाँ उगाई जाती है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना 1929 में किसने की थी? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। आगे बढ़ते हैं। 11वां, भारत के उच्च न्यायालय हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? मतलब रिटायरमेंट की आयु कितनी होती है? तो 62 वर्ष होती है। हाई कोर्ट की बात की, सुप्रीम कोर्ट की कितनी होती है? 65 साल होती है। आगे बढ़ते हैं। देखिए दे रखा, हाई कोर्ट की कितनी होती है रिटायरमेंट की एज? 62 साल। सुप्रीम कोर्ट की 65 साल होती है। चलो जी, संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? 217। हाई कोर्ट राज्य स्तर की का कोर्ट होता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट उत्तर प्रदेश का, आंध्र प्रदेश का हाई कोर्ट, मुंबई हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट, ये नाम से स्पष्ट है। महाराष्ट्र, गोवा, दादर और नागर हवेली एवं दमन एंड दीव मुंबई का हाई कोर्ट जो है, इन सारे जो राज्य मैंने बताए हैं उनको कवर करता है। सारे मतलब महत्व, महाराष्ट्र, गोवा, दादर और नागर हवेली और दमन एंड दीव। चलिए ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे इसमें, थोड़ा थोड़ा चीज़ें रिवीजन कर लेंगे बस। भारत में राष्ट्रपति के पद के लिए कौन सा नहीं है इसमें से तो कौन सा हो जाएगा? क्योंकि भारत के राष्ट्रपति अपने आधिकारिक निवास का उपयोग बिना किराया दिए उपयोग कर सकते हैं, इनको अधिकार है। गरिमा के लिए उनकी पद की गरिमा बना रहे। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 साल का होता है। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू,
भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, चलो, निम्नलिखित में से भारतीय राज्यों में से किस राज्य में हड़प्पा नगर नहीं मिले? तो ये उत्तराखंड में नहीं मिले, गुजरात में भी है। गुजरात में बता देता हूँ कौन, इसमें कौन कौन से, ये आपको क्या याद रखना है इसमें। ठीक है, राजस्थान में कालीबंगन है, कृषि और अग्निकुंड के प्रमाण मिले यहाँ से। हरियाणा में राखीगढ़ी है। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल माना जाता है बनावली। बनावली भी कहाँ पर है? हरियाणा के अंदर है। भारत के पंजाब क्षेत्र में कुछ स्थल मिले हैं। ठीक है, तो लोथल कहाँ पर है? गुजरात के अंदर है। धोलावीरा कहाँ है? गुजरात के अंदर है। कालीबंगन कहाँ है? राजस्थान के अंदर है। राखीगढ़ी हरियाणा, बनावली हरियाणा। क्वेश्चन आता है सीधा सीधा, याद कर लेना इसको भाई। संविधान सभा की मसौदा समिति ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। आगे बढ़ते हैं। चार शब्द दिए गए हैं, चार जिनमें से एक अलग है, तो ये हेटर घृणा अलग है यहां से। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। यूटेशियन 17 क्वेश्चन। कान के पर्दे के दोनों ओर दबाव को बराबर करने में कौन मदद करता है? तो क्या करता है? यूटेशियन ट्यूब करती है मदद करती है, यूटेशियन ट्यूब। इससे क्या होता है, मतलब इसका मुख्य कार्य क्या होता है? कान के पर्दे के दोनों ओर वायु दबाव बराबर करना, मध्य कान में हवा का आवागमन बनाए रखना, कान में तरल पदार्थ जमा होने से रोकना। यदि दबाव बराबर हो, यदि दबाव बराबर ना हो तो कान में दर्द या बंद होना जैसा महसूस होने लगता है। तो ये हो जाएगा यहां पर क्वेश्चन नंबर 18। प्रत्येक वर्ष अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। तो क्यों मनाया जाता है? यह दुनिया भर की नर्सों के सम्मान और सेवा योगदान को समर्पित है, इसलिए मनाया जाता है। नर्सों अस्पतालों, क्लिनिकों और स्वास्थ्य सेवाओं में महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाई थी फ्लोरेंस नाइटिंगेल के द्वारा। उनका जन्म कब हुआ था? तो 12 मई 1820 में हुआ था। उनके सम्मान के लिए इंटरनेशनल नर्स डे मनाया जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? और लेडी विद लैम्प के नाम से इनको जाना जाता है। अंतरराष्ट्रीय नर्स डे कब मनाया जाता है? 12 मई को मनाया जाता है। किसकी जयंती पर? फ्लोरेंस नाइटिंगेल की। उपनाम क्या है इनका? लेडी विद लैम्प। आधुनिक नर्स की संस्थापक कौन है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल। नेक्स्ट क्वेश्चन। भगवान बुद्ध के जीवन के में 7वीं और 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व में कितने महाजनपद थे? तो 16 महाजनपद थे। महा मतलब बड़ा, जनपद मतलब राज्य। तो 16 महाजनपद कौन कौन से थे? चलो बता देते हैं। अंग, मगध, काशी, कौशल, वज्जी, मल्ल, चेदी, वत्स, कुरु, पंचाल, मत्स्य, शूरसेन, अशुमक, अवंती, गांधार, कंबोज। तो ये क्या हो गए? 16 महाजनपद हो गए। गौतम बुद्ध के समय महाजनपद कितने थे? 16 थे। सबसे शक्तिशाली मगध था। प्रमुख स्रोत अंगुत्तर निकाय। काल 7वीं 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व। पारोत्शेचु नामक प्रसिद्ध उत्सव किस देश में मनाया जाता है? तो ये भूटान में मनाया जाता है। तो ये 20 क्वेश्चंस हो गए। बाकी के हमने आज कवर कराई दिए हैं। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कराएंगे। ये वीडियो आप रिपीट मोड पर 5 से 4 बार आप देखेंगे, आपके जीके इतनी स्ट्रांग हो जाएगी। 3 से 4 महीने बाद आपको इतना कॉन्फिडेंस हो जाएगा अपने ऊपर कि जीके का जो भी क्वेश्चन आएंगे उसको उड़ा देंगे। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स के पास शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।